Yes, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Matrix. ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स सीरीज की फर्स्ट मूवी है। इसके अभी तक टोटल 3 पार्ट्स आ चुके हैं। 1999 के अंदर आई थी इसका फर्स्ट द मैट्रिक्स, देन उसका सेकंड पार्ट आया था 2003 में द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस, और फिर आया 2003 में ही अगेन द मैट्रिक्स रीलोडेड। इसका फोर्थ पार्ट द मैट्रिक्स रिजरेक्शन आने ही वाला है 2021 की एंडिंग या फिर हो सकता है कि 2022 की शुरुआत में। तो क्यों ना उससे पहले इन सभी मूवीज का आपके लिए एक रिवीजन हो जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक अबेंडेंट सी बिल्डिंग में हम कुछ पुलिस वालों को किसी का पीछा करते देखते हैं, जिसके बाद में वो पहुंचते हैं रूम नंबर 303 में। वहीं पर एक लड़की बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे रोड पर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर कुछ एजेंट्स उसी की तलाश में यहाँ पर आए होते हैं। उन्हें देखकर पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप लोगों को वैसे तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत थी नहीं, हमारे पुलिस वाले जस्ट उसे पकड़कर यहाँ पर लाते ही होंगे। तो उनमें से एक एजेंट जिसका नाम होता है एजेंट स्मिथ, वो उससे कहता है कि तुम्हारे लोग इस वक्त तक मर चुके होंगे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जिस लड़की के पीछे वो सारे पुलिस वाले गए थे वहां पर वो लड़की तो उन्हें काफी जोरदार टक्कर दे रही होती है। इस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी, और इसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इसके पास में मार्शल आर्ट्स, अच्छी खासी फाइटिंग स्किल्स और कुंफू का नॉलेज है। उन लोगों को खत्म करने के बाद में वो अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बस ये बताओ कि यहाँ से आकर निकलना कैसे है। तो वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहीं पर नीचे उतरकर एक टेलीफोन बूथ है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंचना होगा। यहाँ से ट्रिनिटी निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, मगर तभी उसके पीछे एजेंट्स और साथ ही पुलिस वाले पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए ट्रिनिटी बिल्डिंग्स पर कूद कूद कर जाने लगती है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि वो एजेंट्स जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं वो भी कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं होते हैं, उनके पास भी उसी की तरह की कूदने की ताकत होती है। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस वाले ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक काफी बड़ी बात थी। भागते भागते ट्रिनिटी सीधा उसी बूथ तक पहुंच जाती है जहां पर टेलीफोन पर एक कॉल आया होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहां पर एक जोरदार ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उस ट्रक में से वही एजेंट निकलते हैं। मगर चेक करने पर पता चलता है कि हमने जब उसे टक्कर मारी उससे पहले तक ट्रिनिटी वहां से भाग चुकी थी। वहीं पर उनका तीसरा एजेंट आकर उससे कहता है कि वो लड़की किसी को ढूंढ रही थी जिसका नाम था नियो। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि नियो पर। वो जब अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर पर से मैसेज आता है कि नियो वेक अप, तुम्हें सफेद खरगोश के निशान का पीछा करना होगा। हालांकि नियो को ये बातें कुछ समझ नहीं आती है, मगर नियो को ये हमेशा से ही लगता था कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बेसिकली नियो एक हैकर होता है जो कि इलीगल तौर पर सॉफ्टवेयर्स को बेचा करता था, जिसके बाद में उसके दरवाजे पर कुछ लोग उससे वो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आते हैं और उसके बदले उससे पैसे भी देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की उससे कहती है कि हम लोग तो वैसे पार्टी में जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। हालांकि नियो उसमें जाना तो नहीं चाहता था, मगर तभी उसकी नजर उस लड़की के कंधे पर बने व्हाइट खरगोश पर जाती है, जिसे देखकर अब नियो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद में ये सभी लोग एक पब में पहुंचते हैं। वहां पर नियो की मुलाकात ट्रिनिटी से होती है और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो तुम सोच रहे हो वो सच है। तुम्हें आज तक ये लगता रहा है कि इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर ऐसे लोग जो कि अलग बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ सच है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। तो नियो कहता है कि बताओ वो कौन है। तो ट्रिनिटी नाम लेती है कि उस शख्स का नाम है मॉर्फियस। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो खुद तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा है। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ लोग तुम्हारा और मेरा पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। यहाँ पर नियो अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए पहुंचता है, तभी वहां पर एक शख्स आकर उसे एक पार्सल देकर जाता है। जैसे नियो उस पार्सल को खोलता है तो उसमें से एक फोन निकलता है और तभी उस पर एक कॉल आता है। नियो कॉल को उठाकर पूछता है कि कौन हो तुम। तो वो शख्स कहता है कि मेरा नाम मॉर्फियस है, तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ, तुम्हारी जान खतरे में, अगर विश्वास न हो तो अपने कैबिन के ऊपर उठकर देखो। जैसे नियो उस केबिन के ऊपर उठकर देखता है तो वहां पर वही एजेंट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। मॉर्फियस उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो या तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और या फिर उनके हाथों पकड़े जाओ। तो अब नियो के पास में भी और कोई दूसरा चांस नहीं होता, इसलिए वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कैसे तैसे बचता बचाता वो उन एजेंट्स की नजरों से उस पूरे ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है और लास्ट मोमेंट पर वो एक खिड़की तक आकर रुक जाता है। मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम्हें इस दूसरे हिस्से पर कूदना होगा, अगर तुम नहीं कूदे तो पीछे से वो एजेंट्स आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। तो नियो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं अगर कूदा तो मैं मारा जाऊंगा। तो मॉर्फियस कहता है कि ठीक है, तो फिर उनके हाथों पकड़े जाओ। जिसके बाद में वो पुलिस वाले प्लस वो एजेंट्स उसे पकड़कर अपनी कस्टडी में ले आते हैं। वहां पर नियो से पूछताछ होती है। एजेंट स्मिथ उसे कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम इलीगल सॉफ्टवेयर्स बेचते हो, अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी पुलिस की हवालात में डालकर एक लंबे समय तक की सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो वो सजा कम हो सकती है। मगर नियो को तो उन पर गुस्सा आ रहा होता है और वो उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तो अपने वकील से पहले बात करूंगा। तो एजेंट स्मिथ उसे कहता है कि बात तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे पास में बोलने के लिए जुबान होगी। और देखते ही देखते नियो के मुंह से जुबान गायब होना स्टार्ट हो जाती है। उसका मुंह पहले तो चिपकने लगता है और धीरे धीरे
धीरे करके वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। वो काफी बोलने की कोशिश करता है मगर कुछ बोल ही नहीं पाता, जिसके बाद में वो एजेंट से उसी टेबल पर पटक कर उसके पेट में एक मैकेनिकल कीड़ा डालने की कोशिश करते हैं। नियो काफी छटपटाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर उसका मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो कीड़ा सीधा उसके नाभि के जरिए उसके शरीर में घुस जाता है और तभी उसकी नींद खुलती है। तो नियो को लगता है कि ओके ये शायद कोई सपना होगा, मगर तभी अगेन उसे मॉर्फियस का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो मसीहा हो। नियो हालांकि उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पाता। वो उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो। तो मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, बस मुझे नीचे ब्रिज के पास आकर मिलो। और जब नियो ब्रिज के पास नीचे पहुंचता है तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर वही लड़की और उसके कुछ साथी होते हैं। नियो जैसी गाड़ी में बैठता है तो ट्रिनिटी उसके पेट पर एक मशीन लगा देती है। नियो से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पेट में एक ट्रांसमीटर फिट है, अगर हमने इसे नहीं निकाला तो उनको तुम्हारी हर चाल की खबर चलती रहेगी। उस मशीन की फ्रीक्वेंसी को फुल कर लेने के बाद में वो मशीन उसके पेट में से वो ट्रांसमीटर को निकाल देती है। वेल नियो को तो ये लग रहा था कि ये सब कुछ एक सपना था, मगर इस हादसे के बाद में उसका शक यकीन में बदल गया कि हाँ ये सब कुछ तो सचमुच में हो रहा था। जिसके बाद में ये सब लोग नियो को एक अबैंडन्ड सी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं। वहां पर नियो की मुलाकात पहली बार मॉर्फियस से होती है। मॉर्फियस उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कई टाइम से ढूंढ रहे हो, मगर मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। मेरी तलाश आज जाकर खत्म हुई। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वो दुनिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती? और क्या कभी लगा है कि जिस जगह पर तुम घूम रहे हो वो जगह असली हो ही ना? इन सभी सवालों के जवाब मेरी मुट्ठी में कैद है। तभी मॉर्फियस उसके सामने अपनी पहली मुट्ठी खोलता है जिसके अंदर एक ब्लू कलर की पिल होती है और दूसरी खोलने पर उसे दिखाई पड़ती है रेड पिल। मॉर्फियस बताता है कि अगर तुम ब्लू पिल चुनोगे तो यहाँ से ठीक ठाक वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो, मगर तुम्हारे मन में वही सवाल रहेंगे कि क्या ये वर्चुअल वर्ल्ड सचमुच एग्जिस्ट करता है या नहीं। वहीं पर अगर तुम इस रेड पिल को चूज करते हो तो अपने सवालों की खोज में एक कदम आगे बढ़ जाओगे। सोच समझ कर चुनना। जिसके बाद में नियो रेड पिल को चूज करता है। जिसके बाद में मॉर्फियस कहता है कि प्रोसेसिंग को स्टार्ट किया जाए और वहीं पर उसके कुछ दोस्त आकर नियो को एक मशीन में बिठाने लगते हैं जहां पर नियो अपने पास ही के कांच में एक ऑल्टरनेट रियलिटी को देख पाता है और जैसे ही वो उसे छूता है तो उस मिरर की लिक्विडिटी उसके हाथ पर आने लगती है और धीरे धीरे करके वो लिक्विडिटी उसके पूरे शरीर तक पहुंच जाती है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी बॉडी पर काफी सारी केबल्स लगी होती है। वो एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेंबर होता है जिसके अंदर काफी सारा लिक्विड भरा होता है। नियो कुछ समझ पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तभी वहां पर एक मशीन पहुंच जाती है जो कि उसके केबल्स को उसकी बॉडी से डिटैच करके उसे अपने साथ में ले जाती है, जहां पर अगेन नियो की मुलाकात मॉर्फियस और उसके क्रू के साथ होती है। मॉर्फियस उसे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा निढाल हो चुका है, तुम्हारे शरीर को मजबूती की जरूरत है, इसलिए अभी हमें तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस कमजोर शरीर को फिर से ताकतवर बनाना पड़ेगा। और काफी दिनों के अच्छे खासे ट्रीटमेंट के बाद में जब नियो को होश आता है तो मॉर्फियस उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल हैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने क्रू से मिलवाता हूँ। पहले नंबर पे थी ट्रिनिटी, जिसे कि नियो कहता है कि हाँ इसे मैं जानता हूँ। बाद में दो ट्विन भाई थे, एक ड्राइवर जो कि इनके हवाई जहाज को चलाता था, वहीं पर दो जने जो कि इस पूरे हवाई जहाज की मैकेनिज्म को हैंडल किया करते थे, जहां पर अगेन नियो को एक सीट पर बिठाकर प्रोग्राम को लोड करवाकर उसे वर्चुअल वर्ल्ड में भिजवा दिया जाता है, जहां पर वो फिर से मॉर्फियस को देखता है। यहाँ पर सब कुछ व्हाइट होता है। नियो से पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, तो मॉर्फियस उसे बताता है कि जिस दुनिया से तुम आए हो उसकी टाइमलाइन है 1999 की, मगर जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं वो वक्त है 2190। दिस इज द प्रेजेंट टाइम जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। इस वक्त तक पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। 21st सेंचुरी के अंदर हम ही ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया, मगर धीरे धीरे करके उस एआई ने हमारे ही ऊपर उल्टा वार किया। हमने उसे रोकने की काफी कोशिश भी करी, आसमानों पर काले बादल ला दिए ताकि उनकी ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाए, मगर आगे चलकर उन मशीन्स ने ही हमें उनकी ऊर्जा का स्रोत यानी कि हमें बायोलॉजिकल बैटरीज बना दिया। देखा जाए तो हम इंसानों का शरीर खाना पानी और हवा पर चलता है, मगर मशीनों का शरीर एनर्जी से चलता है। उन्होंने एनर्जी को पाने के लिए हमारे शरीर को एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेंबर में डाल दिया और हमारे दिमाग की तरंगों से ही उस ऊर्जा को बनाने लगे जो कि उनके मैकेनिज्म को चलाने के लिए काफी था। मगर धीरे धीरे करके हमारे दिमाग के अंदर भी ज्यादा तरंगे न उठने की वजह से उनको पावर कम मिलने लगी, तो उन्होंने सोचा कि अगर इंसानों के दिमाग को एक्टिव रखना है तो क्यों ना उसके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया जाए, जहां पर अगर इंसानों का दिमाग बिजी रहेगा तो हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी और हम भी चलते रहेंगे। जहां पर हम ये भी देख पाते हैं कि इस वक्त तक मशीनों ने तो इंसानों की खेती कर दी होती है। इतने सारे ट्यूब्स जहां पर हर एक के अंदर एक इंसान सोया होता है और जब कोई मरता है तो उससे पहले ये उनके स्पर्म के साथ में टेस्टिकल ट्यूब बेबी को क्रिएट कर देते हैं ताकि 70-80 सालों तक वो बेबी भी बड़ा होकर उन सभी मशीनों को एनर्जी दे पाए। मगर इस सारी बातें जानकर नियो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो ये बातें बिल्कुल अनजानी थी। दिमागी तौर पर काफी थक जाने की वजह से नियो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद में अगेन नियो की जब आंख खुलती है तो मॉर्फियस वहीं पर बैठा मिलता है और वो
उससे कहता है आज से कई साल पहले इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में एक इंसान जाग गया था, उसी ने ये सब कुछ बनाया और साथ ही हमें भी जगाया। साथ ही उसने ये भी बताया था कि जब तक मैट्रिक्स है तब तक इंसान इन मशीनों की कैद में है और अगर ये मैट्रिक्स दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई तो हम इंसान फिर से आजाद हो जाएंगे। मगर कुछ ही टाइम के बाद में वो मर गया, लेकिन तभी एक भविष्यवाणी करी ओरेकल नाम की औरत ने और बताया कि वो मसीहा जरूर आएगा और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो जो कि इंसानी जाति को इस मैट्रिक्स से बचाएगा। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि कल से तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और उससे मिलने के लिए टैंक वहां पर आता है और उसे बताता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, कहां से शुरू करें, क्या इस जहाज की मैकेनिज्म से स्टार्ट करें या फिर तुम्हें लड़ना वगैरह सिखाएं। चलो तुम्हारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स के साथ में स्टार्ट किया जाता है और काफी सारी डीवीडी ड्राइव्स उसके माइंड में इंस्टॉल कर लेने के बाद में नियो खुद उससे कहता है कि मुझे लड़ना आता है, जहां पर उसका टेस्ट लेने के लिए खुद मॉर्फियस उसे लड़ने के लिए आता है और फिर इन दोनों के बीच में एक शानदार वाली मार्शल आर्ट फाइट हमें दिखाई जाती है। वो शख्स जिसे कभी लड़ना तक नहीं आता था, जिसे खुद का अपने आप का बचाव करना तक नहीं आता था, वो आज एक बहुत ही तगड़े योद्धा यानी कि मॉर्फियस को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो चुकी थी, उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि मानो वो कोई सुपर ह्यूमन हो। ये सब कुछ देखकर तो वहां का क्रू भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद में सेकंड लेवल की बारी आती है और उन्हें पहुंचा दिया जाता है बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स पर, जहां पर मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से छलांग मारनी है और दूसरी बिल्डिंग पर जाकर कूदना है। मगर जब नियो पहली बार छलांग मारने वाला होता है तो लोग कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, कुछ कहते हैं कि ये कर जाएगा क्योंकि ये मसीहा है। मगर जैसे ही नियो छलांग मारता है वो सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है, जहां पर टीम कहती है कि हाँ पहली बार में तो कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद में अब नियो को देख पाते हैं कि वो भी अपने रूम में सो रहा होता है और तभी वहां पर ट्रिनिटी आकर उसे खाना देती है, उसके साथ में दो प्यार की बातें करती है। वहां से जाते वक्त साइफर उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या बात है, उससे तो बड़ी प्यार की बातें हो रही है, मुझसे तो आज तक तुमने कभी प्यार की बातें नहीं करी। मगर ट्रिनिटी उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब इनका पीछा करते हुए सेंटिनल्स पहुंच जाते हैं। हालांकि उनसे बचाव के लिए इनके शिप के अंदर एक ईएमपी डिवाइस होता है, ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसके बारे में मैंने आपको गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, फास्ट एंड फ्यूरियस, ब्लडशॉट और अपनी कई सारी मूवीज में भी बताया है। ये डिवाइस अपने आसपास में जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें होती है उसे बंद कर देती हैं और जैसा कि अब मशीनें इनके पास में आ रही होती हैं तो ये अपने शिप की लाइटें बंद कर देते हैं ताकि मशीन्स को इनकी लोकेशन का पता ना चल पाए। लेकिन साथ ही ये लोग तैयार भी होते हैं कि अगर कोई करीब भी आया तो ये ईएमपी डिवाइस को चालू कर देंगे। मगर अंधेरा होने की वजह से मशीन को वहां पर किसी प्रकार की हलचल नहीं मिलती और वो वहां से चले जाते हैं। मीनवाइल हम ये देख पाते हैं कि साइफर ने अब एजेंट स्मिथ के साथ में एक डील कर दी होती है। वो उसे बताता है कि जिस शख्स की तुम लोग तलाश कर रहे हो वो इस वक्त हमारे साथ में हमारे शिप पर है। अगर मैं तुम लोगों को वो ला कर दूं तो उसके बदले मुझे रियल वर्ल्ड के अंदर काफी सारा पैसा, नाम और शोहरत चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये जो मीट का टुकड़ा मैं खा रहा हूँ ये वर्चुअल वर्ल्ड का एक हिस्सा है। इसे खाकर ये दुनिया मुझे ये एहसास दिलाएगी कि ये मीट का टुकड़ा काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, मगर मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तो दिमाग के अंदर चल रहा है। एजेंट स्मिथ भी अब उसकी डील के साथ एग्री करता है। जहां पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब ये पूरा क्रू मिलकर निकल पड़ता है ओरेकल से मिलने के लिए, क्योंकि मॉर्फियस को ओरेकल पर विश्वास था। ओरेकल ने ही मॉर्फियस को ये बताया था कि मसीहा जरूर आएगा और अब जब मॉर्फियस के पास में नियो था तो वो बिना देरी के वहां तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन तभी साइफर उन सब की नजरों से बचता हुआ खुद का फोन वहीं के कचरे के डब्बे में पटक देता है और ये इंडिकेशन एजेंट स्मिथ तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब मॉर्फियस नियो को लेकर एक फ्लैट में पहुंचता है जहां पर नियो की मुलाकात ओरेकल से होती है। ओरेकल उसे बताती है कि मॉर्फियस को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है, मगर अफसोस की बात तो यह है कि तुम वो नहीं हो जो कि मसीहा बनेगा। ये बात सुनकर नियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है। ओरेकल उसे बताती है कि तुम्हारी तो डेथ होने वाली है मगर तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होगा। अभी के लिए तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, जब मॉर्फियस या तुम में से कोई एक मर जाएगा उस वक्त तुम्हारे पास में एक चॉइस होगी, अपने आप या फिर मॉर्फियस को चुनने के बीच में। फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना होगा। ये सुनकर नियो हताश मन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर अब सारा क्रू मिलकर वापस से टेलीफोन बूथ पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि एक टेलीफोन के जरिए ही ये लोग वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ सकते थे। मगर तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जिस सीक्रेट डोर से हमेशा ट्रेवल किया करते थे वो भी इस वक्त तक साइफर ने टेक्निकली बंद कर दिया होता है। यहाँ पर टैंग उन्हें रास्ता बताने की भी कोशिश करता है, मगर तभी पीछे से एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर साइफर आकर उसे भी जान से मार देता है। ये लोग उनसे बचने की काफी कोशिश करते हैं, मगर तभी एजेंट स्मिथ आकर मॉर्फियस को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ साइफर अपनी एक मैकेनिकल मशीन के साथ में इन सभी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचे हुए क्रू को जान से एक एक करके मार रहा होता है। जिसके बाद में बारी आती है नियो की, वो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां से पीछे से टैंक जाग जाता है और उसी के ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है एजेंट स्मिथ पर, जिसकी कैद में अब होता है खुद मॉर्फियस। वो उससे पूछता
है कि आखिर नियो कहाँ पर है, तो मुझे नियो को पता बता दो और मैं तुम्हें जान से बख्श दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वर्चुअल वर्ल्ड में किसी के भी ऊपर खरोंच तक आएगी या फिर उसे मारा जाएगा या फिर उसका खून निकलेगा, तो यही सारे सेम इफेक्ट्स रियल वर्ल्ड के अंदर खुद की बॉडी पर भी होंगे। साथ ही यहाँ पर एजेंट स्मिथ मॉर्फियस से जायन सिटी के कोऑर्डिनेट्स मांगता है, क्योंकि जायन सिटी रियल वर्ल्ड में वो सिटी होती है जहाँ पर एक्चुअल के लोग रह रहे होते हैं, वो भी सभी मशीनों से छिपकर। क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड के लोग मशीनों के सामने आए तो वो उन्हें भी स्लीपिंग चैम्बर्स में डालकर उनसे एनर्जी खींचते रहेंगे। एजेंट स्मिथ बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि खुद ब खुद ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। हालांकि इसे क्रिएट तो मशीनों ने किया होता है, मगर एजेंट स्मिथ अब मशीनों की भी कैद से दूर होना चाहता था और साथ ही सभी इंसानों और सभी मशीन्स को खत्म करके खुद का वर्ल्ड बनाना चाहता था, जहां एक तरफ तो रियल वर्ल्ड के अंदर टैंक, ट्रिनिटी और नियो ये सोचते हैं कि अगर हमने मॉर्फियस को अभी जान से मार दिया तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी मर जाएगा और एजेंट स्मिथ को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। वहीं पर इस बात को वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एजेंट स्मिथ भी जानता था कि अगर हमने इससे जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाई तो रियल वर्ल्ड के अंदर ये मॉर्फियस को मार देंगे, जिससे कि ये यहाँ पर भी मर जाएगा और हमें जायन सिटी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इससे जितना जल्दी हो सके हमें सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। यहाँ पर टैंक जैसे ही मॉर्फियस का केबल निकालने वाला होता है, मगर तभी नियो कहता है कि मैं उनसे लड़ूंगा, मैं मॉर्फियस को वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास दिखाया है और मैं उसका विश्वास यूं ही जाया नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद खुद नियो अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचा देता है। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर अब ट्रिनिटी और साथ ही नियो काफी सारी गन्स को लेकर उसी बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी एरिया में पहुंचकर एक एक करके सारे सिक्योरिटी वालों को अपनी बंदूक से पेल रहे होते हैं। वेल ये सीन एक मूवी से कॉपी किया गया था जिसका नाम था आवारा पागल दीवाना, जहां पर अक्षय कुमार ने सेम टू सेम नियो की कॉपी करी थी। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहां पर अभी ये दोनों ही उन सभी गार्ड्स का सामना करते हुए पहुंच जाते हैं टॉप फ्लोर तक, लेकिन वहां पर भी काफी सारे सोल्जर्स आकर उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ट्रिनिटी उन सभी को संभाल रही होती है, मगर तभी एजेंट में से एक एजेंट जो कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, वो अपने आप को ट्रांसपोर्ट करके नियो के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है, जिन्हें नियो काफी फास्टनेस के साथ में डॉच कर जाता है, बिल्कुल मैट्रिक्स स्टाइल में। जिसके बाद में ये लोग एक बड़े से हेलीकॉप्टर की मदद से उस पूरे कांच को अपनी मशीन गन के साथ में उड़ा देते हैं और मॉर्फियस को अपनी हेलीकॉप्टर में साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ साथ वो ट्रिनिटी की जान भी बचाता है। ये देखकर मॉर्फियस को लग जाता है कि ही इज द चूजन वन, यानी कि यही है वो मसीहा जो कि सभी लोगों को इस मैट्रिक्स वर्ल्ड से छुटकारा दिलाएगा। और अब जैसा कि वर्चुअल वर्ल्ड में आए हुए सभी लोगों को अपने आप की जिंदगी, अपने आप की दुनिया में जाने के लिए रियल वर्ल्ड में वापस जागना पड़ता है, तो उसके लिए एक फोन बूथ का इस्तेमाल करते थे। इसलिए सभी वहीं के एक रेलवे स्टेशन बूथ पर पहुंचते हैं, मगर तभी वहां पर एक भिखारी बैठा होता है और एजेंट्स की यही खास बात थी कि ये अपने आप के शरीर को किसी भी इंसान के शरीर के साथ में ट्रांसप्लांट कर सकते थे। जहां पर अब अगेन एजेंट स्मिथ का सामना नियो के साथ में होता है। एक वक्त था जब नियो को बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता था, वो हर जगह शिकंद खाता था, लेकिन अब जबकि उसके पास में सारी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस प्लस कुंफू फाइटिंग स्टाइल आ चुकी होती है, तो वो एजेंट स्मिथ को काफी जोरदार टक्कर देता है। जहां पर एक अच्छी खासी लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में नियो उसे वहीं रेलवे स्टेशन ट्रैक पर फेंक कर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो टैंक से कॉल करके बात भी करता है, लेकिन एजेंट स्मिथ फिर से उसका पीछा करता है और अपने आप के शरीर को लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट करते करते उसके करीब तक पहुंच जाता है। जहां एक तरफ तो टैंक उसे कहता है कि पास की बिल्डिंग में 303 नाम का एक कमरा है, तुम जितना जल्दी हो सके वहीं पर पहुंचो। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर अब मशीन्स ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर मशीन से बचने के लिए उन लोगों ने EMP डिवाइस को एक्टिवेट किया तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर नियो वहीं पर गिर जाएगा, और अगर नियो वहां पर गिर गया तो एजेंट स्मिथ उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाएगा और हमारा मसीहा जो हम सभी को छुड़वाएगा उसका अंत वहीं पर हो जाएगा। और अगर इन्होंने EMP डिवाइस को नहीं दबाया तो ये सब लोग रियल वर्ल्ड के अंदर हैंड टू हैंड ही मारे जाएंगे और साथ ही नियो का शरीर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि काफी असमंजस की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो चुकी होती है। यहाँ पर कैसे तैसे करके नियो 303 में पहुंचता है, मगर तभी उसके सामने एजेंट स्मिथ खड़ा होता है और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां पर ट्रिनिटी आकर नियो को कहती है कि ऑरेकल ने मुझसे एक बात और कही थी कि मैं जिससे प्यार करूंगी वही हम सभी का मसीहा बनेगा, मगर मुझे तो तुमसे प्यार था नियो, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वापस से नियो की बॉडी उठ खड़ी होती है, यानी कि उसका पुनर्जन्म होता है और वह सभी प्रोग्राम्स को अपनी आंखों से बाइनरी कोड्स के थ्रू देख पाता है, यानी कि अब उसे पूरा मैट्रिक्स वर्ल्ड अपनी आंखों से दिख रहा होता है। जिसके बाद में अगेन एजेंट स्मिथ और नियो की फाइट होने वाली होती है, जहां पर एक ही बार में नियो उसकी बॉडी में घुसकर उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। जहां पर अब रियल वर्ल्ड के अंदर भी ये लोग EMP को एक्टिवेट कर देते हैं और सारी मशीन्स वहीं पर थम जाती हैं और इसी के साथ अब सभी लोग बच जाते हैं और एक बड़ा हादसा भी टल जाता है। वहीं
वहीं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि अब नियो वर्चुअल वर्ल्ड का किंग बन चुका होता है और साथ ही अब तैयार होता है इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड से सभी लोगों को आजाद करवाकर रियल वर्ल्ड के अंदर एक नई जगह बनाने के लिए। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ में इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, हितेश हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी द मैट्रिक्स रीलोडेड। ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है। वेल, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको पहली मूवी के कुछ ब्रीफ्स दे देता हूं ताकि आपको इस मूवी को समझने में थोड़ी और ज्यादा आसानी हो। मैट्रिक्स, जिसे कि हम मायाजाल भी कह सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे मशीनें इंसानी दुनिया पर कब्जा कर लेती है और इंसानों को अपने काबू में रखने के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाया है और इसी कंप्यूटर प्रोग्राम को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स को हम एक वर्चुअल वर्ल्ड भी कह सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये पूरा वर्चुअल वर्ल्ड हमारे माइंड में चलता है। मशीनों ने सभी इंसानों के दिमाग को इस प्रोग्राम से जोड़कर इस मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड में कैद किया हुआ है। यहाँ पर सभी इंसानों को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अपनी एक असली दुनिया में जीकर नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर असल में वो सब लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फंसे हुए हैं जो कि बिल्कुल असली दुनिया जैसा लगता है। और इसी के साथ में इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देख पाते हैं ट्रिनिटी को, जो कि इस बार एजेंट से बचकर भाग रही होती है। तभी वो भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका पीछा कुछ एजेंट कर रहे होते हैं, मगर उनसे बचने के लिए ट्रिनिटी पास ही की खिड़की ग्लास को तोड़कर वहां से कूद जाती है। हालांकि वो एजेंट भी उस पर काफी गोलियां चलाता है, ट्रिनिटी भी उस पर गोलियां चलाती है, मगर एजेंट की गोली उसे लग जाती है। तभी इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि नियो की आंख खुल जाती है, यानी कि ये सब कुछ उसका एक सपना था जिसमें उसने ये देखा कि ट्रिनिटी को किसी एजेंट ने गोली मार दी है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ट्रिनिटी इस वक्त भी उसके साथ में ही होती है। जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने परेशान किस बात से हो, तो नियो उसे अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें उसने ट्रिनिटी को मरते हुए देखा और बताया कि एक एजेंट तुम्हें शूट कर रहा था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है वर्चुअल वर्ल्ड के सभी उन इंसानों पर जो कि इस वक्त जाग चुके होते हैं। इसका मतलब उनका दिमाग तो रियल वर्ल्ड में होता है और वो वर्चुअली इस दुनिया के अंदर एजेंट से बचकर अपने आप की एक मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेसिकली उनका प्लान था कि वो किस तरीके से मशीनों से बचकर अपने रियल वर्ल्ड के अंदर इंसानों को बचा पाएं और उन्हें एक नई जिंदगी दे पाएं। जहाँ पर मॉर्फियस उन सभी को बताता है कि मशीनों ने जायन सिटी पर हमला करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान रेडी कर लिया है। जायन शहर बेसिकली एक ऐसा शहर है जहाँ पर मशीनों से बचकर कुछ इंसानों ने जमीन के नीचे अपने आप को छुपा लिया है। हालांकि इनकी यहाँ पर ये प्लानिंग चली रही होती है और तभी हम देख पाते हैं कि उस वक्त वहां पर कुछ एजेंट्स पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको इन एजेंट्स का भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इंसान जो कि यहाँ पर रह रहे हैं ये हमेशा सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का रूल, मोशन का रूल, अट्रैक्शन का रूल और रिएक्शन का रूल। मगर जो इन सबको तोड़ पाता है वो इन रूल्स के खिलाफ ऐसे काफी सारे काम कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर सकते, और ऐसी ही कुछ पावर्स इन एजेंट्स के पास में होती है। मगर अब इस दुनिया के अंदर आ चुका था इनके सामने नियो, जो कि था महान शक्तिमान, और इसके पास में भी उन लॉस के खिलाफ ताकत थी, जहां पर अब इनके बीच में घमासान युद्ध सा हो जाता है। लेकिन अब जैसा कि नियो के पास में इनसे कुछ ज्यादा पावर्स होती है, इसलिए उन सभी को पेल पाल के हवा में उड़कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां पर ये दोनों ही अपनी अपनी बॉडीज से फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं। मायाजाल यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद में ये सभी अपना रुख जायन सिटी की ओर मोड़ लेते हैं। जायन सिटी में पहुंचने के बाद वहां के लोग इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि नियो आ चुका है जो कि हम सभी का मसीहा है। मॉर्फियस वहां पर उनके कमांडर से भी मिलता है। कमांडर मॉर्फियस को ये बताते हैं कि आज रात हमने एक जलसा भी रखा है, जिसे सुनकर मॉर्फियस कमांडर से कहता है कि आज रात होने वाले जलसे में हमें सभी लोगों को ये बताना होगा कि मशीनों की सेना इस जायन सिटी पर हमला करने वाली है और हम सभी को उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कमांडर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें तो काफी सारी औरतें और बच्चे भी हैं। एक जंग लड़ने के लिए वो काफी नहीं होंगे, और अगर हमने जंग की बात उनके सामने कर भी दी तो उन लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। लेकिन मॉर्फियस कहता है कि अगर हमने उनसे सच्चाई छिपाई तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम में से कोई भी ना बचे। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी जलसे में, जहां पर जायन सिटी के सभी लोग जो इस वक्त जमीन के काफी नीचे उन मशीनों से छिपकर जी रहे होते हैं, ये सभी एक ही जगह पर एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर मॉर्फियस आकर उन्हें ये सच्चाई बताता है कि यहाँ हमारी जायन सिटी में जल्दी ही मशीनें हमला करने वाली हैं, पर हमें डरना नहीं है, हम सभी को मिलकर उनका सामना करना होगा। जिसे सुनकर काफी लोग उसकी बात का समर्थन करते हैं, जोरदार नारे लगाते हैं। जहाँ एक तरफ तो ये सभी लोग हर्षोल्लास से अपने इस जलसे को मना रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रिनिटी और नियो के बीच की दूरियां कम हो जाती है। इन दोनों के ही बीच में फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मॉर्फियस के कुछ साथी एजेंट से बचकर भाग रहे होते हैं, और हर बार जैसे ये टेलीफोन की बूथ के पास पहुंचकर कॉल के थ्रू अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लिया करते थे, वैसा ही इस बार भी करते हैं। मगर तब तक वहां पर एक एजेंट पहुंच जाता है, और ये होता है एजेंट स्मिथ,
जो कि लास्ट पार्ट के अंदर मारा गया था। अब ये जिंदा क्यों है और यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त उसने उस दूसरे शख्स को उंगली करके उसे पूरी तरह अपने जैसा बना लिया होता है। यानी कि अब इस एआई के अंदर इतनी पावर आ चुकी होती है कि वर्चुअल वर्ल्ड के इंसानों को भी सेम टू सेम अपनी तरह कॉपी कर सकता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ज़ायन सिटी में, जहाँ पर अब नियो और उसकी टीम फिर से अपनी लोकेशन पर जाने लगते हैं, जो कि ज़ायन सिटी से बाहर होता है। यहाँ पर इनका मेन मकसद था कि रास्ते में आने वाली मशीनों को रोकना, जिसके बाद में इनका पूरा क्रू अपने ही स्पेसशिप में बैठकर ज़ायन सिटी से काफी दूर निकल जाता है। उनके जाने के बाद में कमांडर जेड काउंसिल के मेंबर्स को कहता है कि हमें यहाँ से मॉर्फेयस को यहाँ लेकर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला हो जाए, जिसके बचाव में ये यान हमारी मदद कर सकता था। मगर काउंसिलिंग हेड उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। बेसिकली इस वक्त तक नियो को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मशीनों की तादाद उनसे कई ज्यादा है, और अगर सभी मशीनों को इंसानों पर हमला करने से रोकना है तो क्यों ना उनके एक्चुअल बॉस से जाकर बात करी जाए। और यही रीजन था कि नियो ने अपने क्रू मेंबर्स को ज़ायन सिटी से निकलने के ऑर्डर्स दे दिए थे। जहां पर हम देख पाते हैं कि नियो ने अगेन अपने माइंड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करके अपने आप को मैट्रिक्स में पहुंचा दिया होता है। जहां पहुंचने पर वो सबसे पहले मुलाकात करता है ऑरेकल से। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स वर्ल्ड के अंदर ऑरेकल हमेशा से ही नियो की मदद करते आ रही होती है। नियो ऑरेकल से पूछता है कि क्या आप भी एक प्रोग्राम है मायाजाल का, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं कि आप हमारी मदद ही कर रही हैं, क्योंकि आप ही की तरह कुछ प्रोग्राम्स ने हमें खत्म करने के बारे में सोचा और साथ ही हम पर हमला भी किया। हो सकता है कि आप भी उन मशीनों के लिए काम कर रही हो, क्योंकि आपको भी तो उन मशीनों ने ही तो बनाया है। तो ऑरेकल उसके रिप्लाई में कहती है कि मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बनाया गया है, ये फैसला तुम्हारा है कि तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो या नहीं। जिसके बाद में ऑरेकल उसे एक बात और कहती है कि जिस वक्त तुम्हारे सफर का अंत होगा तब तुम इस मैट्रिक्स वर्ल्ड के रचयिता से मिलोगे, जिसने इस पूरे मायाजाल यानी कि मैट्रिक्स वर्ल्ड को बनाया है। वहीं पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ऑरेकल वहां से जाने लगती है, मगर तभी नियो से कहता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने ट्रिनिटी को गोली लगते हुए देखा और वो जमीन पर गिरकर मारी गई थी। तो ऑरेकल उससे कहती है कि क्या तुमने उसकी लाश देखी? तो नियो कहता है कि हर वक्त उस हादसे के बाद में मेरी आंख खुल जाया करती थी। जिसके रिप्लाई में ऑरेकल कहती है कि अब तुम्हारे पास में फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब आगे तुम्हें बिल्कुल सही फैसले लेने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरी ज़ायन सिटी खत्म हो जाएगी। अगर तुम सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचना होगा और वहां जाकर रचयिता से मिलना होगा। वहीं पर तुम्हारे सफर का अंत होगा। उसी की मदद से तुम इंसानों और मशीनों के बीच होने वाले युद्ध को रोक सकते हो। साथ ही ऑरेकल उसे ये भी बताती है कि मुख्य कंप्यूटर और रचयिता तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक चाबी वाले की जरूरत पड़ेगी, वही तुम्हारी वहां तक पहुंचने में मदद कर पाएगा। जिसके बाद तुम्हारी मुलाकात रचयिता से होगी और फिर तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। ये कहकर ऑरेकल वहां से चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर एजेंट स्मिथ पहुंच जाता है। नियो स्मिथ को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसने लास्ट पार्ट के अंदर उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो एजेंट स्मिथ उसे कहता है, जब आपने मेरे अंदर घुसकर मुझे मारने की कोशिश करी तो आपकी शक्तियों का कुछ अंश मेरे अंदर रह गया और उनसे मैंने अपने आप के प्रोग्राम को रीडेवलप कर लिया। मैं अब बदल चुका हूँ और अब मैं एजेंट भी नहीं रहा, मैं अब एक आजाद प्रोग्राम हो चुका हूँ। इसका मतलब ये कि ना ही मुझे कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है और ना ही कोई मशीन। ये एआई मेरी खुद की तरफ से चलता है। हालांकि नियो इन बातों को समझ नहीं पाता कि एजेंट उससे कहना क्या चाहता है। वो उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहां करीब 100-150 सेम टू सेम दिखने वाले एजेंट्स पहुंच जाते हैं और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट की, जहां पर नियो एक एक करके उन सभी एजेंट्स को धूल चटा रहा होता है। वेल यहाँ पर सारे एजेंट्स भी उसे कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन अब जैसा कि नियो महान शक्तिमान द चूजन वन बन चुका होता है तो उसके सामने ये सब कहां टिकने वाले थे और वहीं पर वो उड़ उड़ के सभी को पेल रहा होता है। मगर तभी हम देख पाते हैं कि उन एजेंट्स की तो गिनती कम हो ही नहीं रही है, वो तो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर 100 उसके रास्ते से हटते हैं तो 200 पहुंच जाते हैं और अगर 200 हटते हैं तो उसके सामने 400 पहुंच जाते हैं। इतने सारे एजेंट्स के होने की वजह से वहां पर नियो धीरे धीरे हार मानता हुआ नजर आता है, जिसके बाद में खुद एजेंट स्मिथ आकर उसकी बॉडी को भी एक्वायर करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसने ये सारे एजेंट सभी के शरीर में उंगली करके अपने आप के जैसे रिक्रिएट करे होते हैं। वो नियो के साथ में भी यही करता है, मगर हम देखते हैं कि नियो फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और वापस से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ट्रिनिटी उससे पूछती है कि तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो, तो नियो उसे बताता है कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर काफी सारे एजेंट्स
एजेंट स्मिथ जैसे दिखने वाले एजेंट्स पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि ये मैट्रिक्स वर्ल्ड का कोई ग्लिच हो, मगर ये हम सब की जान ले सकता है, क्योंकि हमें तो पहले सिर्फ एक एजेंट से डर था, अब तो वहां पर काफी सारे एजेंट्स हो चुके हैं। हालांकि ऐसा होते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्मिथ ने किसी तरीके से लोगों को बदलकर अपने हम शक्ल बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। मॉर्फियस उससे पूछता है कि तुमने ओरेकल से बात करी, आखिर उन्होंने तुम्हें क्या बताया? तो नियो मॉर्फियस को बताता है कि उन्होंने मुझे किसी चाबी वाले से मिलने के लिए कहा है, जिसके बाद में अब ये सभी लोग वापस से वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर एक शख्स से मिलने के लिए पहुंचते हैं, जिसका नाम होता है मेरोविंजियन, और ये वही शख्स होता है जिसने चाबी वाले को अपनी कैद में रख रखा होता है। नियो उसे कहता है कि हमें चाबी वाले की जरूरत है, मुझे उस तक पहुंचा दो। तो मेरोविंजियन उसकी बात नहीं मानता और उसे वापस से यहाँ से जाने के लिए कह देता है। हालांकि नियो वहां से जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में आम इंसानों के बीच में झगड़ा भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मॉर्फियस और ट्रिनिटी के साथ में वापस से जाने लगता है। मगर तभी उसके रास्ते में मेरोविंजियन की वाइफ आ जाती है और वो उसे कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पहले तुमसे कभी मिल चुकी हूँ, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें हर्जाना चुकाना होगा। तो नियो कहता है कि वो क्या हर्जाना होगा? तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें मुझे ट्रिनिटी के सामने किस करना होगा। हालांकि ट्रिनिटी को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो नियो से प्यार करती थी, मगर अब नियो के पास में और कोई चारा भी नहीं होता है, क्योंकि उसे चाबी वाले की सख्त जरूरत थी। उन दोनों के ही बीच में किस होता है, जिसके बाद में वादे के मुताबिक उसकी वाइफ उन्हें चाबी वाले के पास तक पहुंचा देती है। मगर तभी वहां पर मेरोविंजियन और उसके काफी सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं, जहां पर नियो अपने साथियों को कहता है कि आप लोग इस चाबी वाले को लेकर यहाँ से निकलो, इन सभी को मैं देखता हूँ। जिसके बाद में अगेन हमको यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है। लेकिन इस फाइट के अंदर एक ट्विस्ट था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मेरोविंजियन की गार्ड्स के अंदर वो लोग भी शामिल थे जो कि बाकी इंसानों से काफी ज्यादा अलग थे। उनमें शामिल थे घोस्ट, वैम्पायर्स और एजेंट्स जैसी ही ताकत रखने वाले कुछ अलग प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर नियो भी एक बेसिकली महान शक्तिमान होता है, इसलिए वो भी उनका तगड़ा सामना करता है। मगर चालाकी से मेरोविंजियन के लोग नियो को एक अलग ही जगह पर दरवाजा खोलकर पहुंचा देते हैं, जो कि शहर से करीब 500 किलोमीटर दूर होता है। इसलिए नियो को वापस से उड़कर अपने शहर में आना होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ट्रिनिटी, मॉर्फियस और साथ ही चाबी वाले पर, जहां पर ये तीनों ही मेरोविंजियन के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। जहां एक तरफ तो वो गार्ड्स इनका पीछा कर रहे थे, वहीं इस वक्त तक अब शहर के अंदर एजेंट्स भी उनका पीछा करना चालू कर देते हैं, यानी कि दो मुसीबतें एक साथ। यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कई बार एजेंट्स और साथ ही मेरोविंजियन के गार्ड्स के बीच में भी आमना सामना हो जाता है, मगर एजेंट्स कैसे तैसे करके मॉर्फियस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर अब मॉर्फियस खुद एजेंट्स के साथ में फाइट करता है। मगर जैसा कि वहां पर वो घोस्ट जिन्हें कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए वो सामने के ट्रक में बैठकर उनके ट्रक को एक जोरदार टक्कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर नियो पहुंच जाता है और ब्लास्ट के जस्ट कुछ ही मोमेंट पहले ही मॉर्फियस और उस चाबी वाले को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ज़ाइन सिटी में, जहां पर अब कमांडर अपने सभी सोल्जर्स को रेडी कर रहा होता है और बताता है कि करीब 9 घंटों में सारी मशीनें ज़ाइन सिटी में पहुंचकर हमला कर देगी, इसलिए हम सभी को उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ चाबी वाला मैट्रिक्स वर्ल्ड के अंदर नियो को रचयिता तक पहुंचने का रास्ता बताता है और कहता है कि उसके सामने का दरवाजा सिर्फ 5 सेकंड तक ही खुला रहेगा, तो मैं काफी स्पीड में वहां तक पहुंचना होगा। तो नियो कहता है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस खाली उस दरवाजे की चाबी तैयार कीजिए। मगर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसी वक्त वहां पर पहुंच जाता है खुद एजेंट स्मिथ। फन फैक्ट, कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के अंदर रेड स्कल के रूप में हमें जो कैरेक्टर देखने को मिले उनका नाम है ह्यूगो वीविंग, जिनका मूवी में नाम शिमिट था और यहाँ पर इस मूवी में नाम इनका नाम एजेंट स्मिथ है। वेल पता नहीं सेम नाम, सेम कैरेक्टर और साथ ही सेम पर्सनैलिटी वाले रोल क्यों मिलते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ पर नियो काफी मुश्किलों का सामना करते हुए सारे एजेंट्स को पछाड़कर मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच चाबी वाला अपनी जान गंवा देता है। लेकिन मरने से पहले वो मेन कंप्यूटर रूम की चाबी उसे दे डालता है, जहाँ पर उस बिल्डिंग के ब्लास्ट होने से कुछ ही सेकंड पहले नियो अपनी फुल स्पीड में मेन कंप्यूटर रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात इस मैट्रिक्स के रचयिता से होती है, जिसे कि हम क्रिएटर भी कह सकते हैं। ये वही शख्स होता है जिसने इस पूरे मैट्रिक्स को बनाया है, यानी कि यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के रूल्स, यहाँ के सभी इंसान, बच्चे, स्कूल, कॉलेज और साथ ही आम लोगों की आम जिंदगी, ये सब कुछ रचयिता का ही खेल था। यहाँ पर बेसिकली क्रिएटर मशीनों के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि मशीनें तो तभी जिंदा रहेंगी ना जब इंसानों के मस्तिष्क यानी कि माइंड की तरंगे उन्हें ऊर्जा देती रहेंगी। नियो से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ तक क्यों बुलवाया, तुम जानते थे कि मैं यहाँ तक आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, आखिर मैं हूँ कौन? तो रचयिता उसे बताता है कि तुम हमारे सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी का एक नतीजा हो, क्योंकि हर बार जब भी मैट्रिक्स बनता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट तो हो ही जाता है, और इस पूरे सिस्टम के फॉल्ट तुम हो, क्योंकि तुमने अपने आप को रूल्स से फ्री कर लिया है। तुम वो सारे काम कर सकते हो जो कि यहाँ के आम लोग नहीं कर सकते। तुम हमारी 6वीं गलती हो, यानी कि अभी तक ये 6th नियो था जो कि क्रिएटर से मिलने
आया था, यानी कि इसके पहले 5 बार मैट्रिक्स को बनाकर खत्म किया जा चुका था। इन बातों को सुनकर तो नियो भी हैरान हो जाता है कि वो पहला नहीं है जो रचयिता तक पहुंचा है। उसके पहले भी 5 महान शक्तिमान रचयिता से मिलने आ चुके हैं। हालांकि नियो इन बातों को समझ नहीं पाता। तब रचयिता नियो से कहता है कि हर वक्त महान शक्तिमान को मुझ तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आती हैं और मिलने के बाद उन्हें एक फैसला करना होता है, और वही फैसले की घड़ी आज तुम्हारे सामने भी है। एक्चुअल में रचयिता नियो से ये कहना चाहता है कि हर वक्त जब हम एक मायाजाल को बनाते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए सही चलता है, और जब इसमें तुम्हारे जैसे ग्लिच आ जाते हैं तो उसका लास्ट पॉइंट मुझ तक ही आकर खत्म होता है। और सेम टू सेम इस बार भी होने वाला है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्चुअल वर्ल्ड खत्म होने वाला है। इसके बाद में एक और नई वर्चुअल वर्ल्ड की रचना होगी, मगर उसकी शुरुआत से पहले तुम्हें कुछ फैसले करने हैं। तुम्हें उन दोनों चीजों में से कोई एक चीज को चुनना है। पहली तो है ट्रिनिटी, जिसे कि तुमसे प्यार है। वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हें दूंगा 23 लोग, जिसके अंदर से 16 औरतें और 7 आदमी होंगे, जिनके साथ में तुम एक और नई दुनिया बना सकते हो। अब ये तुम्हें चूज करना है कि तुम इन दोनों में से क्या चूज करते हो। हालांकि पिछले 5 बार से हर वक्त यही होता आया था, मगर इस बार नियो अपना डिसीजन चेंज कर देता है और वो कहता है कि मुझे किसी को भी नहीं बचाना, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिनिटी ही सबसे ऊपर है। जहां पर हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है। ये पूरा मेन कंप्यूटर खत्म होने वाला होता है, जहां से नियो फुल स्पीड में निकलकर वहां से भाग चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि नियो की जान को खतरे में देखकर ट्रिनिटी वहां पर उसे बचाने के लिए आई होती है, और ये वही फ्लैशबैक सीन होता है जो कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है, जहां पर एक बिल्डिंग से कूद जाने के बाद में एक एजेंट ट्रिनिटी को गोली मारता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहां पर तो नियो आकर सबसे पहले ट्रिनिटी की जान बचा लेता है, और जो जमीन पर गिरता है वो और कोई नहीं बल्कि एजेंट होता है, जो कि एक कार पर गिरकर मारा जाता है। उस जगह से निकलने के बाद में दोनों ही एक छत के किनारे पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी नियो देख पाता है कि इस वक्त तक ट्रिनिटी जान से मर चुकी है। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया होता है, मगर नियो जानता था कि वो महान शक्तिमान है और उसके पास में इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड की पूरे गेम को बदल देने की शक्ति है। इसलिए वो अपनी पावर से उसके शरीर में हाथ डालकर उसके दिल को फिर से धड़का देता है, और वहीं से ट्रिनिटी फिर से जिंदा हो जाती है, जिसके बाद में ये दोनों ही अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर नियो मॉर्फियस को बताता है कि जल्द ही सभी मशीनें 24 घंटों में ज़ाइन सिटी पर हमला करेंगी, हमें उन्हें रोकना होगा। मगर तभी कुछ मशीनें अपने एक टाइम बॉम्ब को उन्हीं के जहाज पर फेंक देती है, जिसकी वजह से उनके जहाज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये लोग अपने जहाज से उतरकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तक उनके पीछे काफी सारी मशीन्स पड़ चुकी होती हैं, लेकिन तब नियो सोचता है कि मुझे भागना नहीं है, मुझे इन सभी का सामना करना है, और वो उन सभी के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ से उन सारी मशीन्स को वहीं पर रोक देता है। लेकिन ऐसा करने पर उसके शरीर से काफी सारी शक्ति चली जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। हालांकि ऐसा करने पर नियो ने उन सभी की जान तो बचा ली थी, मगर खतरा इस वक्त भी टला नहीं होता है। जब नियो को शिप में वापस लेकर आया जाता है तो पता चलता है कि नियो तो कोमा में चला गया है। वहीं दूसरी ओर हम उस शख्स को भी देखते हैं जिसका शुरुआत में एजेंट स्मिथ ने अपनी बॉडी के साथ में ट्रांसप्लांट कर लिया होता है, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में? क्या इस बदले हुए शरीर का ट्रांसप्लांट एजेंट स्मिथ इन सभी को जान से मार डालेगा, या फिर 24 घंटों में जो मशीनें ज़ाइन सिटी पर पहुंचने वाली है वो उस पूरी सिटी को ही खत्म कर देंगे, या फिर महान शक्तिमान फिर से उठ खड़ा होगा और उन सभी को धूल चटा देगा? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड वन मोर टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Matrix Revolution. ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट है, एंड आई होप कि इसके पहले आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा। वेल, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक माया जाल यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर एक हैकर बंदा जिसका नाम था नियो, उसे लगता था कि ये दुनिया सचमुच की दुनिया नहीं है। इसी तलाश में वो किसी मॉर्फियस नाम के इंसान के पीछे पड़ा था, लेकिन जब वो मॉर्फियस से मिलता है तो उसे पता चलता है कि मॉर्फियस तो खुद उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। जिसके बाद में उसकी मुलाकात वर्चुअल वर्ल्ड के एक असिस्टेंट जिसका नाम था स्मिथ उससे होती है। उसका काम था इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखना और साथ ही वर्चुअल वर्ल्ड में आए ग्लिचेस को हटाना। वहीं पर इसके सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से नियो की शक्तियां और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं बल्कि अब रियल वर्ल्ड में भी उसके पास में आ चुकी थी। उसके पास में इतनी ताकतें थी कि वो अपने एक ही हाथ से कई सारी मशीन्स को एक बार में रोक सकता था, मगर ऐसा करने पर उसके शरीर की काफी सारी एनर्जी लॉस हो चुकी थी और यही रीजन था कि वो इस वक्त कोमा में पड़ा होता है। और यहीं से इस कहानी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि नियो के पास में इस वक्त ट्रिनिटी बैठी होती है। ये लोग अभी इस वक्त हैमर जहाज में होते हैं। मॉर्फियस और उसकी टीम को लग रहा था कि नियो इस वक्त भी माया जाल यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में ही होगा। उन्होंने उसे
उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश भी करी मगर वो उसे वहां पर ढूंढ ही नहीं पाए। मगर मॉर्फियस कहता है कि हमें एक बार और नियो को वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि नियो हमें वहां पर मिल जाए क्योंकि वही सिर्फ आखिरी उम्मीद है इस पूरी जाइन सिटी को बचाने के लिए। और तभी वहां पर उन्हें एक फोन आता है। बेसिकली वो फोन वर्चुअल वर्ल्ड से सेरफ नाम के एक आदमी का होता है जो कि ऑरेकल का बॉडीगार्ड होता है। वो मॉर्फियस से कहता है कि आपको ऑरेकल ने मिलने के लिए बुलाया है, आप जितना जल्दी हो सके फटाफट आ जाइए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नियो पर। जब नियो की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को पाता है। और सबसे खास बात तो ये कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एक इंडियन बच्ची होती है जिसका नाम होता है सती। नियो सती से पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, तो सती बताती है कि ये एक रेलवे स्टेशन है। नियो कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, तो सती कहती कि नहीं, आप मरे नहीं है। ये रेलवे स्टेशन वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच की एक कड़ी है। ये सुनकर नियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि अगर ये माया जाल नहीं है तो आखिर मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, क्योंकि मेरे दोस्त तो वहीं पर है। तो सती बताती है कि जस्ट अभी यहाँ से एक ट्रेन निकलेगी और वही ट्रेन मुझे और आपको माया जाल यानी कि वर्चुअल तक पहुंचाएगी। मगर उस ट्रेन को वहां तक ले जाने वाला ट्रेन मैन शायद आपको वहां पर नहीं लेकर जाएगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ट्रिनिटी और साथ ही मॉर्फियस पर, जो कि अब सेरफ के साथ में पहुंच चुके होते हैं ऑरेकल से मुलाकात के लिए। ये दोनों सीधा ही ऑरेकल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इस वक्त नियो कहां पर है। ऑरेकल बताती है कि इस वक्त नियो एक ऐसी दुनिया में है जो कि हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बिल्कुल बीच में है, यानी कि मशीनी दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच में एक और दुनिया भी है जहाँ इस वक्त नियो कैद है। वो काफी कोशिश तो कर रहा है वहां से बाहर आने की, मगर वो वहां से बाहर नहीं आ पा रहा। तुम लोगों को ही अब उसे बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट हो जाता है नियो की तरफ, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त अब उस लड़की के माता पिता भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं। वो नियो को बताते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम है जिसे कि क्रिएटर ने क्रिएट किया है वर्चुअल वर्ल्ड में नॉर्मली जिंदगी व्यतीत करने के लिए। हमारा जितना काम था हमने कर दिया। हम जानते हैं कि हम असली इंसान नहीं है, हमारा मकसद खत्म होने पर हमें मार दिया जाएगा, मगर इस बच्ची से हमें बड़ा लगाव है और हम नहीं चाहते कि ये बच्ची भी उन मशीनों के हाथों मारी जाए। और यही रीजन है कि हम इस बच्ची को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमने मैरोविंजन से एक सौदा किया है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर उसी का ही राज चलता है और वो ट्रेन मैन भी सिर्फ और सिर्फ मैरोविंजन की ही बात मानता है। मीनवाइल हम ट्रेन मैन को भी देख पाते हैं जिसके पास में इस वक्त मॉर्फियस और ट्रिनिटी पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही ट्रेन मैन उन्हें अपने सामने आता देखता है तो वो वहां से बचकर भागना ही सही समझता है। उसके पास में एक घड़ी भी होती है जिसे वो हर वक्त चेक कर रहा होता है और तभी वो एक दूसरी ट्रेन की मदद से उस पूरे प्लेस से निकल जाता है। जिसके बाद में वो पहुंचता है सीधा उसी स्टेशन पर जहां पर ये चारों उस ट्रेन मैन का वेट कर रहे होते हैं। दरवाजा खुलने पर ये तीनों अंदर जाने लगते हैं तो नियो भी उनके साथ जाने लगता है, मगर ट्रेन मैन उसे वहीं पर रोक देता है और कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। एक्चुअली इस वक्त मैरोविंजन ने ट्रेन मैन को उसे अंदर लेने से मना कर दिया होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने मेरी एक्सप्लेन करी हुई लोकी सीरीज को देखा होगा तो जिस प्रकार उसके अंदर वेरिएंट्स को सजा देने के लिए टाइम पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक लूप में बार बार चलता रहता था, वैसा ही सेम कुछ इस वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में होता है। जब ट्रेन मैन उसे मना करके वहां से निकल जाता है तो नियो सोचता है कि वो खुद यहाँ से निकल पाएगा, मगर जब भी वो भागकर सामने से जाता तो फिर से पीछे से आ जाता और अगर पीछे से भागता तो आगे से उसी स्टेशन पर पहुंच जाता। इसका मतलब ये था कि इसके साथ में भी वही टाइम लूप या फिर कह सकते हैं कि एक वर्चुअल लूप स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर मॉर्फियस और उसके साथी मैरोविंजन से मिलकर उससे बात करने के बारे में सोचते हैं, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है मैरोविंजन पर जिसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है। उसी वक्त वहां पर मॉर्फियस पहुंच जाता है। ट्रिनिटी उसे कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम नियो को वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर आओ और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगी। हालांकि वहां पर कई सारे गार्ड्स भी खड़े होते हैं जो कि उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन ट्रिनिटी उसे कहती है कि शायद तुम मेरा गुस्सा नहीं जानते, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अब भी मारे जाओगे। इस वजह से मैरोविंजन डर कर अपने ट्रेन मैन को वापस से नियो के पास भेजता है और अब फाइनली नियो वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुका होता है, जहां पर वो ये डिसाइड करता है कि वो रियल वर्ल्ड में जाने से पहले एक बार ऑरेकल से मुलाकात करेगा, जहां पर हमें दिखाई जाती है ऑरेकल। मगर इस बार ट्विस्ट वाली बात तो ये थी कि ऑरेकल ने अपना शरीर छोड़कर एक दूसरी लेडी का शरीर अपना लिया होता है। तो नियो उससे पूछता है कि क्या आप सचमुच वही ऑरेकल हैं? तो ऑरेकल बताती है कि हमें अपनी पहचान छुपाने के लिए और इन प्रोग्राम से बचने के लिए हर वक्त अपने आप के शरीर को चेंज करना ही पड़ता रहता है। आज तुम मेरा ये शरीर देख रहे हो, न जाने कल तुम कौन सा देखोगे, इसलिए मेरे रूप की चिंता मत करो, वो बात करो जिसके लिए तुम यहाँ तक आए हो। तो नियो उससे पूछता है कि आखिर आपने मुझसे मायाजाल के बारे में कुछ सीक्रेट्स क्यों छिपाए, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं उस रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मैं ही एक अकेला महान शक्तिमान हूँ जो कि इस पूरी दुनिया का मसीहा होगा, मगर रचयिता से बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस वक्त का छठवां प्रोग्राम ग्लिच हूँ, जिसे ऑलरेडी 5 बार क्रिएटर ने अपने फैसले चुनने के लिए बोला और फिर एक नए वर्चुअल वर्ल्ड की रचना करी। और ऑरेकल बताती है कि हर वक्त जब भी तुम जैसे महान शक्तिमानों ने अपने
फैसले को चुना तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें चुना, मगर तुमने अपना स्वार्थ दिखाया और आज तक चलती आती इस सर्कल को तोड़ दिया। ये वही कड़ी थी जो कि हर वक्त रिपीट होती रहती थी। इस बार कुछ अलग हुआ था और यही रीजन था कि ना तो तुम वर्चुअल वर्ल्ड में रहे और ना ही रियल वर्ल्ड में। अगर पुराने महान शक्तिमानों की तरह तुम भी अपने फैसले को बाकी लोगों को बचाने के लिए चुनते तो हो सकता था कि क्रिएटर फिर से तुम्हें 23 लोग देकर इस 6वें मायाजाल को भी खत्म कर देता और एक नए 7वें मायाजाल की शुरुआत हो जाती और अगेन सालों साल की ये सर्कल चलती रहती। मगर अब इस सर्कल को तोड़कर तुमने सभी इंसानों में एक उम्मीद जगाई है। मगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खुद एजेंट स्मिथ है। उसने वर्चुअल वर्ल्ड में काफी सारे इंसानों को हूबहू अपनी ही तरह बना लिया है। उसे सिर्फ और सिर्फ तुम रोक सकते हो नियो। अगर तुमने सही फैसले नहीं लिए तो एजेंट स्मिथ की तरफ से पूरा वर्चुअल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, वहीं पर मशीनों की तरफ से पूरा रियल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इन दोनों की कमान अब तुम्हारे हाथों में है। ये सब सुनकर नियो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर ऑरेकल के पास में फ्यूचर देखने की ताकत थी। उसे ये मालूम था कि थोड़ी देर बाद में यहाँ पर नियो को ढूंढते हुए एजेंट स्मिथ जरूर आएगा और ऐसा होता भी है। जहाँ पर हम एजेंट स्मिथ और इसके कई सारे डुप्लीकेट्स को देख पाते हैं। वो ऑरेकल से पूछता भी है कि तुम्हारे पास तो फ्यूचर देखने की ताकत है तो फिर आखिर तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं? तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और तुम्हें वैसे भी जान से मारने वाला हूँ। तो ऑरेकल उससे कहती है कि हर चीज का एक वक्त होता है और हो सकता है कि शायद ये वक्त तुम्हारा ना हो। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जैन सिटी में कमांडर जेड पर। उसे ये मालूम चल चुका था कि अब उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं उन मशीनों को जैन सिटी में एंट्री करने से रोकने के लिए। इसी वजह से वो अपनी पूरी टीम को मिलाकर उन मशीनों के खिलाफ एक जंग छेड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी नियो वहां पर आकर कमांडर जेड को कहता है कि मुझे एक स्पेसशिप चाहिए। कमांडर उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि वैसे भी जंग छिड़ने वाली है, हमारे पास ना तो ज्यादा शिप्स हैं और ना ही ज्यादा सैनिक, हमें तो बल्कि तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है। तो नियो कहता है कि अगर मैं मशीनों की दुनिया में नहीं गया तो वो अपनी ताकत से पूरी जैन सिटी को ही खत्म कर देंगे। मेरे पास उन्हें रोकने का अभी भी एक मौका है। हालांकि कमांडर जेड उसकी बात नहीं मानता। इसी वजह से मॉर्फियस उसे अपना शिप देकर मशीनी दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है। वेल यहाँ पे सभी को मालूम था कि मशीनों के खिलाफ एक अकेला इंसान कभी नहीं जीत सकता। नियो वहां पर जा तो रहा है मगर ये एक खुदकुशी है। लेकिन नियो को उम्मीद थी कि वो मशीनों से बात करके इस हमले को टाल सकता है। इस वजह से ट्रिनिटी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम उस शख्स को भी देख पाते हैं जो कि लास्ट मूवी के अकॉर्डिंग अपने आप की खराब हालत बताते हुए शिप के अंदर बीइंग ए पेशेंट पड़ा होता है। और जब नियो और ट्रिनिटी उस जहाज के अंदर निकल रहे होते हैं मशीनी दुनिया में जाने के लिए तो वो चुपके से उनके जहाज में छिपकर कहीं बैठ जाता है। ट्रिनिटी को नियो पर विश्वास था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और जब रास्ते में ये लोग मशीनी दुनिया की ओर जा रहे होते हैं तभी वो छिपा हुआ शख्स बाहर आकर उन दोनों पर ही हमला कर देता है। वो ट्रिनिटी के गले पर चाकू रख देता है और नियो को पीछे हटने के लिए कहता है, मगर मौका पाकर ट्रिनिटी उसे धोखा दे देती है। लेकिन वो शख्स भी काफी ज्यादा चालाक था और वो मौका पाकर बिजली की 2 बड़ी बड़ी केबल्स को नियो की आंखों में दे मारता है, जिसकी वजह से नियो की आंखें फूट जाती है और वो अंधा हो जाता है। लेकिन जैसा कि अब नियो के अंदर काफी सारी सुपर पावर्स थी तो वो इस रियल वर्ल्ड को भी अपने अंदर की आंखों से देख पा रहा था, क्योंकि वो जो शख्स अभी रियल वर्ल्ड के अंदर उससे लड़ रहा था उसके अंदर बेसिकली एक प्रोग्राम जो कि एजेंट स्मिथ था वो वर्चुअल वर्ल्ड से एंट्री करके आया था। और यही रीजन था कि नियो ने अपनी इंटरनल सेंसर्स का यूज करते हुए उसे डिटेक्ट कर लिया और उसे खत्म कर दिया। अब जैसा कि नियो के पास में आंखें तो नहीं थी इसलिए वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठ जाता है और अब उस शिप को ट्रिनिटी ऑपरेट करना चालू कर देती है। जहां पर आगे बढ़ने के साथ ही वो देख पाती है कि काफी सारी मशीनें उनके सामने आ रही है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जैन सिटी में जहां पर अब 12 घंटे खत्म हो चुके होते हैं और काफी सारी मशीनें जैन सिटी की एक मजबूत दीवार में होल करके अंदर आ रही होती है। उन्हें रोकने के लिए जैन सिटी के काफी सारे सोल्जर्स अपने मैकेनिकल सूट में बैठकर उन पर शूट कर रहे होते हैं। वैले सीन को देखकर तो मुझे अवतार मूवी के पेंडोरा ग्रह की याद आ गई, क्योंकि उसके अंदर भी बड़े बड़े जीवों से लड़ने के लिए सोल्जर्स के पास में ऐसे ही मैकेनिकल सूट्स हुआ करते थे। यहाँ पर इंसानों और साथ ही मशीनों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी होती है जहाँ पर मशीनों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इंसान कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आते हैं। फिर भी जैन सिटी के लोग उन मशीनों को काफी कड़ी टक्कर देते हैं और जमकर उनका सामना करते हैं। वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है नियो की तरफ जहां पर हम देख पाते हैं कि काफी सारी मशीन अब उनके सामने आ चुकी होती है। उन्हें अपने सामने से हटाने के लिए नियो अपना हाथ आगे करता है और जिस तरीके से उसने पहले काफी सारी मशीनों को रोका था इस बार भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने सामने आने वाली काफी सारी मशीनों को धूल चटा देता है। और देखते ही देखते एक के बाद एक काफी सारी मशीनें वहीं पर ढेर होती जाती हैं। मगर उनमें से कुछ चालाक मशीनें उनके शिप पर बम से हमला कर देती है, जिसकी वजह से बीच रास्ते में ही उनका शिप खराब हो जाता है। इस बड़ी दुर्घटना में काफी सारे सरिये भी ट्रिनिटी को लग जाते हैं। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो नियो से कहती है कि आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा, तुम ही लोगों की आखिरी उम्मीद हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में नियो। जिसके बाद में नियो अपनी सारी ताकत जुटाकर मशीनों के बॉस के पास पहुंचता है और उसे कहता
कहता है कि मायाजाल के अंदर एक एजेंट स्मिथ है जिसने सभी इंसानों को अपनी तरह बना लिया है। ये एक तरीके का वायरस है जो कि पूरी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड को खराब कर देगा। तो मशीनों की बायोलॉजिकल बैटरीज इंसान है और इंसानों के दिमाग को चलाने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में एक्टिविटीज का होना जरूरी है। अगर ये सारी एक्टिविटी इंसान न करके कोई प्रोग्राम करेगा तो आप लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप सब भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास में आपके लिए एक सौदा है, मैं आप लोगों के लिए उस प्रोग्राम यानी कि एजेंट स्मिथ को रोक सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उसके बदले जाइन सिटी पर जितनी भी मशीनें हमला कर रही है आपको वो वापस से बुलवानी पड़ेगी। जिस पर अब मशीनी बॉस भी उसकी बात से एग्री करता है और वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचाने वाली कनेक्टिंग मशीन नियो के माइंड से जोड़ देता है। और जब नियो जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो वहां पर करीब हजारों एजेंट स्मिथ को देखता है। इन्हें देखकर नियो समझ चुका था कि अब मुकाबला काफी घमासान होने वाला है, जहां पर अब उसके सामने एजेंट स्मिथ आता है और वो खुद अब उसके साथ में 1-to-1 कॉम्बैट फाइट करता है। इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में बारिश आ रही होती है और पर्सनली कहूं तो ये इस पूरी मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट होती है, जिसके लिटरली CGI एंड ग्राफिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। और अगर बात करूं इस पूरी मैट्रिक्स ट्रायलॉजी की तो ये फाइटिंग सीक्वेंस तीनों मूवीज में से इस मूवी को टॉप पर पहुंचा देता है। एक काफी लंबी चलने वाली घमासान लड़ाई के बाद में एजेंट स्मिथ नियो को हराकर उसके शरीर में भी उंगली करके उसे सेम टू सेम अपने जैसा बना देता है। लेकिन जैसा कि अब नियो वर्चुअल वर्ल्ड में आया हुआ एक सबसे बड़ा ग्लिच था, यानी कि वो इस वर्चुअल वर्ल्ड के सारे रूल्स को तोड़ सकता था, उसके सारे लॉस को तोड़ सकता था। तो जिस तरीके से उसने लास्ट टाइम एजेंट स्मिथ को ब्लास्ट किया था वो उसी तरीके से उसे इस बार भी ब्लास्ट कर देता है। और अब जैसा कि ये सारी की सारी एजेंट स्मिथ की ही कॉपियां थी तो वो भी अब धीरे धीरे करके सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। ऐसा होने से ही सारे के सारे एजेंट स्मिथ तो खत्म होते ही हैं और उसके साथ साथ मेन एजेंट स्मिथ भी खत्म हो जाता है। मगर ऐसा करने के पीछे नियो ने अपने आप का भी सैक्रिफाइस कर दिया होता है। जहां दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जाइन सिटी में, वहां पर हम देख पाते हैं कि सारी मशीनें अब अपना पैर पीछे हटा चुकी होती हैं। ये सब कुछ मॉर्फियस अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसे ये पता चल चुका होता है कि नियो ने अपना काम कर दिया है, वही था हमारा दी चोजन वन। उसने मशीनों को तो रोक लिया मगर अपने आप को सैक्रिफाई कर दिया। जिसके बाद में अगेन हम वर्चुअल वर्ल्ड को देख पाते हैं, वहां पर सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं ओरेकल को और साथ ही क्रिएटर को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ओरेकल रचयिता से कहती है कि फाइनली इंसानों और मशीनों के बीच में शांति अमल हो गई, अब ये दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आराम से जिएंगे। जिस पर रचयिता कहता है कि हो सकता है कि शायद ये शांति ज्यादा दिनों तक ना टिक सके। और ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है, जहां पर वही छोटी सी इंडियन बच्ची यानी कि सती ओरेकल के पास आती है। वो ओरेकल को पूछती कि क्या हम नियो को फिर से देख पाएंगे, जिसके जवाब में ओरेकल कहती है कि हाँ, शायद वो फिर से जन्म लेगा और सभी इंसानों के लिए एक नई मिसाल बनेगा। इसका मतलब ये था कि अभी जो 2021 के एंड में या फिर हो सकता है कि 2022 की शुरुआत में जो मैट्रिक्स रिजरेक्शन हमारे सामने आने वाली है, ये उसी का ही एक ईस्टर एग हो सकता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस दिवाली पर आप सभी के लिए मेरे पास में एक सरप्राइज है जो कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called The Matrix Resurrection. ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स का 4th पार्ट है एंड आई होप कि आपने इसका 1st, 2nd एंड 3rd पार्ट जरूर देखा होगा। और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उन सभी पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर उन पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट की कहानी इसके पिछले 3 पार्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि सही मायनों में ये इसका एक सीक्वल है। और जस्ट 2 दिन पहले मैंने इसका एक और एक्सप्लेनेशन दिया था जिसकी लेंथ अराउंड 10 मिनट थी। और साथ ही जाने से पहले मैंने ये भी कहा था कि जैसे इस मूवी का 1080p प्रिंट आएगा मैं आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊंगा। वेल फ्रैंकली सेइंग, मुझे विश्वास नहीं था कि सिर्फ 2 ही दिनों में इसका अच्छा प्रिंट मुझे मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हमने देखी थी, यानी कि कुछ गार्ड्स आकर एक बिल्डिंग में किसी का पीछा कर रहे होते हैं और उसे धर दबोचने के लिए एक कमरे के गेट को खोलते हैं। और वहीं पर लैपटॉप में बाइनरी कोड्स के साथ काम करती एक लड़की पाई जाती है। मीनवाइल बिल्डिंग के नीचे कुछ एजेंट्स आकर पुलिस वालों से बात करते हैं, तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे तो मेरे सोल्जर्स ही संभाल लेंगे। मगर वो एजेंट्स कहते हैं कि वो काम तुम्हारा तब करेंगे जब वो जिंदा होंगे, इस वक्त तो वो सारे के सारे मारे गए होंगे। और ये बात असल में सच भी होती है, क्योंकि इस वक्त उस लड़की ने उन सारे गार्ड्स को पेल के रख दिया होता है। इसी दरमियान इस सीन के बीच में हम 2 नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिनका नाम होता है सिड और बग्स। अगर आम शब्दों में क्लियर करूं तो मैट्रिक्स वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ की गई
सारी एक्टिविटी माइंड के अंदर चलती है। लेकिन मैट्रिक्स का एक माइनस पॉइंट यह है कि अगर इनके रूल्स को कोई ब्रेक कर पाए, यानी कि ग्रेविटी का रूल, सुपर स्ट्रेंथ का रूल और सुपर फास्टनेस का रूल, अगर इनमें कोई भी जीत हासिल कर ले तो वह ऐसे कारनामे दिखा सकता है या सकती है जो कि रियल वर्ल्ड में करना किसी की भी बस की बात नहीं। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ इस कहानी में भी देख पाते हैं, जब उस लड़की के पीछे सारे गार्ड्स और एजेंट पड़े होते हैं और वो उन सारे रूल्स को ब्रेक करके उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वहां पर बग्स भी पहुंच जाती है और उस लड़की की मदद करने लगती है। उन्हीं एजेंट्स में से एक एजेंट और होता है जिसका नाम होता है एजेंट व्हाइट, मगर कहानी में आगे इसका नाम होगा मॉर्फियस, तो हम इसे मॉर्फियस ही कहेंगे। यहाँ बग्स अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में आकर छिप जाती है, लेकिन तभी वहां पर मॉर्फियस पहुंच जाता है और उसे मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड में एक डोर से दूसरे डोर ले जाकर एक दूसरी अपार्टमेंट में पहुंचा देता है और ये अपार्टमेंट होता है नियो एंडरसन का। तो बग्स कहती है कि तुम तो एक एजेंट हो और एजेंट्स का काम होता है इंसानों को जान से मारना और मैट्रिक्स में हुई गलतियों को सुधारना, तो तुमने मुझे बचाया क्यों? लेकिन तभी मॉर्फियस कहता है कि काफी दिनों से मैं यही काम कर रहा था, मगर 2 दिन पहले मुझे एक इंडिकेशन मिला, एक ऐसा कोड, एक ऐसी फीलिंग जो कि बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी और मुझे वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मेरा शरीर तो कहीं और ही है। और ये काफी सारे सवाल जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, मैं उन सवालों का जवाब पाना चाहता हूँ। तो बग्स उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम है मॉर्फियस। ये सुनकर तो बग्स उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। ये मैट्रिक्स का 7वां वर्जन है। इसके पहले ऑलरेडी मैट्रिक्स के 6 वर्जन बनाए जा चुके हैं, जिसके बाद वो उसे 2 गोलियां ऑफर करती है, रेड और ब्लू। रेड गोली लेने का मतलब ये था कि वो सच्चाई के और करीब पहुंच जाएगा और जो सवाल वो पूछना चाहता है और जो सवाल उसके मन में काफी टाइम से थे, उन सभी सवालों की ओर एक कदम बढ़ जाएगा। और अगर वो ब्लू गोली चूज करता है तो अपनी इसी जिंदगी में ठहर कर रह जाएगा। लेकिन मॉर्फियस को अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो रेड पिल को चूज करता है। इस पिल को लेने के बाद में उसका सर चकराने लगता है और वो बग्स के साथ में वहां से बाहर निकलता है, लेकिन गलत दरवाजा खुल जाने की वजह से एजेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर फिर भी बग्स अपनी पूरी ताकत से मॉर्फियस को वहां से लेकर भागती है और इसी बीच सिड वर्चुअल वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से ये दोनों ही वहां से भाग पाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाते हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि नियो एंडरसन। वेल, यहाँ पर मैट्रिक्स का एक 7वां पड़ाव स्टार्ट हो चुका था और इसी वजह से यहाँ पर नियो का नाम थॉमस होता है, जिसे लोग कहते हैं थॉमस एंडरसन। इस वक्त ये एक गेमिंग कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब कर रहे होते हैं। थॉमस को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। उसी वक्त उसका दोस्त जूड वहां पर आता है। ये दोनों ही वहां से कॉफी शॉप में पहुंचते हैं और कॉफी पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ट्रिनिटी और उसकी फैमिली की एंट्री होती है। इस कहानी में इस वक्त उसका नाम स्टेफनी होता है। यहाँ पर नियो और ट्रिनिटी दोनों की ही यादों को इरेज कर दिया गया था, क्योंकि इसका 6ठा पड़ाव क्लियर होते ही 7वें पड़ाव के अंदर कुछ ग्लिचेस न आ जाएं, इसलिए ये सब करना जरूरी था। अब यहाँ पर थॉमस स्टेफनी से बात तो जरूर करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उससे डरता था। तभी जूड वहां पर जाकर इन दोनों की ही मुलाकात करवा देता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है थॉमस और ये इस सदी का सबसे बेहतरीन गेमिंग प्रोग्रामर है। मगर उसी वक्त स्टेफनी का पति वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि स्कूल के लिए बच्चों की देरी हो रही है, इसलिए यहाँ से निकलना चाहिए। और स्टेफनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकल जाती है। जिसके बाद में थॉमस जब अपने सीट पर आकर मॉडल की कोडिंग चेक कर रहा होता है, तभी वहां पर एक शख्स आकर थॉमस से कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। और यहाँ पर ये बॉस और कोई नहीं बल्कि एजेंट स्मिथ ही होता है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड का ही एक प्रोग्राम होता है। वो उससे उसकी गेमिंग और साथ ही कोडिंग के बारे में पूछता है और साथ ही ये भी पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी कैसी चल रही है। जवाब में थॉमस कहता है कि हाँ, मेरी थेरेपी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पर थॉमस थेरेपी इसीलिए ले रहा था क्योंकि उसे हर वक्त अलग अलग दुनियाओं के विजन्स आ रहे थे और उसे ये महसूस होता था कि इस वक्त वो जहाँ पर है, वो जगह, वो दुनिया असलियत में है ही नहीं। साथ ही हम यहाँ पर अगले सीन में थॉमस को उसके थेरेपिस्ट एनालिस्ट के सामने देख पाते हैं। वो थॉमस से पूछता है कि क्या तुम अपनी गोलियां ले रहे हो टाइम पर? तो थॉमस कहता है कि हाँ, आपने जो मुझे ब्लू कलर की पिल्स दी थी वो मैं रेगुलर बेसिस पर ले रहा हूँ। मगर ऐसा कई बार होता है कि जब मैं बैठा रहता हूँ और मुझे कुछ अलग ही विजन्स आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मानो। तो एनालिस्ट कहता है कि हाँ, तुम ऐसा लगता होगा कि दुनिया रियल नहीं है, तुम किसी मशीनी दुनिया के बीच में जी रहे हो, है ना? तो थॉमस कहता है कि हाँ, बिल्कुल यही होता है मेरे साथ। रिप्लाई में एनालिस्ट कहता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुम्हें बस जरूरत है तो अपने दिमाग पर फोकस करने की और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज की एक मीटिंग बिठाई जाती है, जो कि मैट्रिक्स 4 की गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाना चाहते थे। हर कोई अपने आइडियाज दे रहा होता है। कोई कहता है कि पुराने वाले को रिबूट किया जाए, कोई कहता है कि इस बार ज्यादा धूम धड़ाका, ज्यादा एक्शन होगा, तो कोई कहता है कि इसकी स्टोरी को इतना टफ बनाया जाए कि ये लोगों के ऊपर से जाए, क्योंकि जब कोई चीज लोगों के ऊपर से जाती है तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तो गाइस समझ लीजिएगा कि अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन भी आपके ऊपर से जा रही है तो ये बहुत ही खास होगी। वेल, आई एम जोकिंग। मेरी हर एक्सप्लेनेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि सारी
चीजों को काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड करके आसान शब्दों में आपको समझाऊं। हालांकि ये लाइन मैं अपने वीडियो के एंड में कहता हूं, मगर शायद मुझे आज इसे अब भी कहना होगा कि अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरे एफर्ट्स और साथ ही मेरी कहानी की बताई गई स्टोरी टेलिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जब स्टेफनी कॉफी शॉप में कॉफी के लिए आती है तो पीछे से थॉमस आकर कहता है कि ये कॉफी मेरी तरफ से ऑफर है, और फिर ये दोनों ही आपस में बातचीत करने के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही नियो अपनी बातों को बताना शुरू करता है कि मैंने गेम डिजाइन किया है और उसके अंदर जो उसका लीड कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मेरे जैसा दिखता है, तो फटाक से स्टेफनी बोल पड़ती है कि उसके अंदर एक लड़की भी है और वह काफी ज्यादा चालाक, तेज और होशियार है, और कहीं ना कहीं उसकी भी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है। Am I right? ये सुन थॉमस कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि इन बातों से जितना परेशान थॉमस था उतनी ही परेशान स्टेफनी भी थी, क्योंकि इन्हें इस वक्त कुछ ना कुछ झलकियां तो याद थी कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है या फिर हमारी पुरानी जिंदगी कोई और थी, लेकिन यहाँ ये क्लियर आउट नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर करके रहे और ये विजन्स उन्हें हर बार क्यों आते रहते हैं। इस कन्वर्सेशन के खत्म हो जाने के बाद में जब वापस से थॉमस अपने ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि गेमिंग कंपनी पर किसी बच्चे ने बड़ा केस ठोक दिया है, जिसकी वजह से ये कंपनी यहीं पर बंद हो रही है और सारे पुलिस वाले इन्हें बाहर निकाल कर कंपनी पर ताला लगाने वाले हैं। तभी वहां पर बाहर निकलने से पहले थॉमस के फोन पर एक मैसेज आता है कि अगर सारी सच्चाई जानना चाहते हो और पास्ट के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे आकर टॉयलेट में मिलो। जब नियो वहां से टॉयलेट में पहुंचता है तो उसे आकर एजेंट व्हाइट या फिर कहे तो मॉर्फियस मिलता है और बताता है कि तुम्हारा एक पास्ट भी था। मैं जानता हूं कि तुम काफी सारे सवालों से भरे हुए हो, लेकिन इस वक्त सारे सवालों का जवाब देना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इसलिए ये रेड पिल लो और मेरे साथ चलो। मगर थॉमस उस रेड पिल को लेने से मना कर देता है। इनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर गार्ड जाकर इनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उन गार्ड से बचने के लिए वहां पर मॉर्फियस भी उनके ऊपर काफी गोलियां चलाता है। वहीं दूर से एजेंट स्मिथ थॉमस को भागता हुआ देखता है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं इसके प्रोग्रामिंग में ग्लिच आ चुकी है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है मिस्टर एंडरसन और उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियों से वार करना शुरू करता है। और तभी यहाँ पर थॉमस को ये बात क्लियर हो जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ समझ पाता मगर उससे पहले ही उसकी यादें उसे इल्यूजन से बाहर निकाल कर रियल वर्ल्ड में ले आती है। और यहाँ पर अगेन थॉमस अपने सामने एनालिस्ट को देख पाता है और वो बताता है कि जिस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ उससे ठीक 1 मिनट पहले मेरे साथ जो भी हो मैं बता नहीं सकता। तो एनालिस्ट कहता है कि हाँ, जरूर तुम्हारे ऊपर गोलियां चल रही होगी, कोई शख्स अपना नाम मॉर्फियस बता रहा होगा और तुम्हारे ऊपर कुछ लोगों ने मिस्टर एंडरसन कहकर गोलियां भी चलाई होगी। तो थॉमस कहता है कि आखिर ये सारी बातें आपको कैसे पता? तो एनालिस्ट कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझे करीबन 10 बार से ज्यादा रिपीट कर चुके हो और हर बार यही कहानी बताते हो। ये सारी उपज सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम बस खाली उन इल्यूजन्स में फंसे जा रहे हो। तुम्हारा रियल वर्ल्ड ये है, ना कि वो। क्या तुमने अपनी ब्लू गोलियां लेना शुरू किया? अब थॉमस जो कि अपने दिल में काफी सारे सवाल लेकर बैठा था तो वो उनसे कुछ कह नहीं पाता और बस ये कहकर निकल जाता है कि हाँ, मैं उन दवाइयों को लेता रहता हूँ। जाते वक्त एनालिस्ट ने थॉमस को कहा था कि अपने दिमाग को आजाद करो और इसी वजह से थॉमस ऊंची बिल्डिंग पर जाकर उसके किनारे पर दारू की बोतल लेकर अपने दिमाग को आजाद करने की बातें करता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ से कूदा तो मैं उड़ जरूर पाऊंगा। और जब वो वहां से कूदने की कोशिश करता है और तभी वहां पर बग्स पहुंच जाती है और कहती कि रुकिए मिस्टर एंडरसन, मैं जानती हूँ कि आप कौन है और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी आप कई सालों से खोज में हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जिसके बाद वो एक दरवाजा खोलती है जहां से चमकती रोशनी थॉमस के सामने आती है और वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है खुद मॉर्फियस, जो कि बताता है कि वो एक असली मॉर्फियस नहीं बल्कि उसका एक प्रोटोटाइप है। उसका असली शरीर तो काफी टाइम पहले मर चुका है मगर उसकी यादें आज भी जिंदा है। फिर वो थॉमस को उसकी पुरानी यादें दिलाने के लिए वही पुरानी क्लिप्स को प्ले करता है जो कि हमने इसकी फर्स्ट पार्ट में देखी थी और वो उसे ये भी बताता है कि जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में है। हमारे असली शरीर तो न जाने कहां मशीनों की दुनिया में क्रायोजेनिक स्लीप में पड़े हैं। इस रेड पिल को खाते ही तुम अपने असली शरीर में जागोगे। अब ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम वास्तविकता चाहते हो या झूठी सच्चाई। जिस पर थॉमस उस रेड पिल को खा लेता है और खाते ही उसका भी दिमाग घूमने लगता है और वापस से सारे इल्यूजन्स उसके सामने आने लगते हैं। कांच में उसे अपनी पुरानी परछाई भी नजर आती है और उसे ये पता चलता है कि इन 7वें और छठे पड़ाव में उसके शरीर ने कई बार रूप बदले हैं। वहां पर उसके सामने एनालिस्ट भी आता है और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और ये बताता है कि तुम जहां पर हो वो रियल नहीं है बल्कि मैं जहां पर हूं वो सब कुछ रियल है। और अब तो नियो को ये बात पता चल चुकी थी कि उसका नाम थॉमस नहीं बल्कि नियो है। जिसके बाद तो नियो को बचाने के लिए पूरी टीम उसका हाथ खींचती है और ये सभी टेलीपोर्टेशन की मदद से एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड वाले एजेंट इनका पीछा कहां छोड़ने वाले थे और वो भी अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें इन सभी के बीच एक काफी बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है। इसी बीच बग्स उसे कहती है कि तुम्हें कांच के अंदर जाकर अपनी रियलिटी में जागना है। जिसके बाद तो नियो अपने आप को
एक ऐसी क्रायोजेनिक स्लीप में पाता है जिसे कि रेजरेक्शन बॉक्स भी कहा जाता है। वहां से वो अपने आप को एक गीले चिपचिपे पदार्थ से निकालकर हवा में सांस लेने की कोशिश करता है और तभी वहां पर एक रोबोट पहुंच जाता है। ये दिखने में काफी हद तक एक मक्खी जैसा था जो कि उसे उठाकर रियल वर्ल्ड के सिड और बग से मिलवाता है। और अगेन यहाँ पर फर्स्ट मूवी की तरह मॉर्फियस की उससे मुलाकात होती है, मगर ये उसका असली शरीर नहीं था बल्कि उसका एक प्रोटोटाइप था जो कि नैनो पार्टिकल से क्रिएट किया गया था। और फर्स्ट पार्ट की तरह अगेन नियो को ये सब कुछ याद दिलाया जाता है कि हमारी दुनिया में मशीनों का प्रकोप छा गया था। उन्होंने इंसानों से पावर खींचने के लिए उन्हें क्रायोजेनिक स्लीप में सुला दिया और बायोमैकेनिकल ऊर्जा को खींचने लगे, लेकिन उनका मन तरोताजा रहे और दिमाग की तरंगे बनी रहे, इसीलिए उन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया। लेकिन मैट्रिक्स के हर एक पड़ाव में तुम जैसा एक द वन जन्म लेता है जिसके अंदर वो सारी ताकतें होती है जो कि उन रूल्स को ब्रेक कर पाए जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड के सभी लोग जी रहे होते हैं। और इतने टाइम से जब तुम वर्चुअल वर्ल्ड से यहाँ पर आए हो तो तुम काफी कमजोर हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताकतवर बनाना होगा। जहाँ पर हम नियो और मॉर्फियस के बीच में कुंफू फाइट देख पाते हैं। पहले तो मॉर्फियस नियो पर भारी पड़ता है, लेकिन जब नियो अपने पूरे दिमाग की ताकत पर फोकस करता है तो वो उसके ऊपर इतना जोर का ब्लास्ट करता है कि उसकी चड्डी बनियान तक फट जाते हैं। जिसके बाद में अगले सीन के अंदर हम नियो, बग्स, सिड और मॉर्फियस को मैट्रिक्स वर्ल्ड में देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये स्टेफनी को यानी कि ट्रिनिटी को अपनी यादें वापस दिलाकर रियल वर्ल्ड में जगाना चाहते थे। मगर जिस घर में ये लोग पहुंचते हैं वहां पर एजेंट स्मिथ भी पहुंच जाता है और वह नियो से कहता है कि तुम अगेन मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का फैसला ये नहीं मैं करूंगा। नियो उससे जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, जिस पर मॉर्फियस और एजेंट स्मिथ के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है। देखा जाए तो ये दोनों ही एक प्रोग्राम ही होते हैं, मगर एजेंट स्मिथ मॉर्फियस से ज्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से उस चलती फाइट में नियो भी कूद जाता है और अब यहाँ से नियो और स्मिथ के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। नियो अपनी जान लगा देता है स्मिथ को हराने के लिए, लेकिन स्मिथ भी किसी से कम कहाँ था और वो उसके ऊपर अपने मुक्के बरसाता ही जाता है। बट एट द एंड नियो को अपनी सारी पावर्स याद आ जाती है और वो अपने एक ही हाथ की पावर से एजेंट स्मिथ को काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद में नियो सीधा स्टेफनी से आके मिलता है और बताता है कि तुम्हारा असली नाम स्टेफनी नहीं बल्कि ट्रिनिटी है और ये जहान तुम्हारी असली दुनिया नहीं बल्कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है। मैं तुम्हें वापस से अपने रियल वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी बातें स्टेफनी को काफी अजीब लग रही होती है। वो उसे ये जरूर कहती है कि मुझे कई बार सपने तो आते हैं कि कुछ लोग हमारे पीछे हमारी जान लेने के लिए पड़े, मगर तुम जो ये बातें कर रहे हो इसमें मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। तभी वहां पर एनालिस्ट पहुंच जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारा किया कराया एनालिस्ट का ही था, यानी कि अभी तक नियो को इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में जिसने फंसा कर रखा था वो और कोई नहीं बल्कि एनालिस्ट ही था। और जो हर वक्त ब्लू पिल्स उसे देता रहता था वो उसकी यादों को यहीं पर कैद करने का एक जरिया था। सच्चाई पता चलने के बाद जब नियो से मारने की कोशिश करता है तो एनालिस्ट सारे समय को धीरे कर देता है और एक गोली ट्रिनिटी पर चला देता है। उस गोली को रोकने के लिए नियो उसके पीछे भागता है, मगर समय इतना धीरे होता है नियो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी एनालिस्ट उस गोली को अपने हाथ से रोककर नियो को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। जिसे सुनकर नियो स्टेफनी के पास वापस जाकर उसे सारी सच्चाई अगेन रिपीट करवाता है और अपने बिताए गए सारे पलों को उसे याद करवाता है। मगर इसी बीच वहां पर स्टेफनी यानी कि ट्रिनिटी का ओरिजिनल पति पहुंच जाता है और उसे स्टेफनी करके पुकारता है। तभी वहां पर ट्रिनिटी कहती है कि मुझे नाम पसंद नहीं और वो उल्टा उसी के ऊपर झगड़ पड़ती है, यानी कि नियो के समझाने पर उसे उसकी यादें वापस आ चुकी होती है। और अब वहां मौजूद सारे सोल्जर्स और इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट हमें दिखाई जाती है, जिसने सच बताऊं तो पुरानी मैट्रिक्स की यादों को फिर से ताजा कर दिया। अब ये दोनों ही अपनी जान बचाकर वहां से एक बाइक पर बैठकर भागते हैं, लेकिन तभी एक कार इनके सामने आ जाती है और नियो अपनी ताकतों से उस कार को वहीं पर फोड़ देता है। और अब भागते भागते ये दोनों ही एक बिल्डिंग की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उस वक्त एक हेलीकॉप्टर आकर इन पर बहुत सारी गोलियां बरसाता है। मगर नियो द वन था, उसके पास ही थी काफी सारी अनब्रेकेबल ताकतें जिनकी मदद से वो उन सारी गोलियों को अपनी ओर आता रोक लेता है। मगर तभी वहां पर एक दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और उनके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ देता है, लेकिन नियो उसे भी डॉच करके दूसरे हेलीकॉप्टर को फोड़कर अपने आप और साथ ही ट्रिनिटी को वहां से कुदवा लेता है। अब इसके अंदर ट्रिनिटी तो उड़ पाती है मगर वो नहीं उड़ पाता, जिसमें ट्रिनिटी उसकी मदद करती है और उसे वहां से सेफ बचाकर सीधा एनालिस्ट के पास ये दोनों पहुंच जाते हैं। यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में एनालिस्ट इन दोनों को ही देखकर हैरान हो जाता है। अब सबसे पहले तो ट्रिनिटी उसका मुंह तोड़ देती है और फिर उसे वापस जोड़ देती है। एनालिस्ट कुछ बोल पाता है तभी वो अगेन उसका गला काट देती है और फिर से उसे अगेन जोड़ देती है। ये सब देखकर तो एनालिस्ट हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें चुना गया है इस वर्चुअल वर्ल्ड के लिए, तुम ही हो द चूजन वन, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? मगर ट्रिनिटी उसके साथ काम करने से मना कर देती है और अब ये दोनों ही जने वहां से उड़कर निकल जाते हैं। यानी कि अब नियो और साथ ही ट्रिनिटी एक से भले दो मिलकर तैयार थे इस वर्चुअल वर्ल्ड को पूरी तरीके से खत्म करके इंसानों को रियल वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए। और इसी शानदार एंडिंग के साथ में ये तगड़ी कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने इसके पुराने
पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो मेरी इस वक्त भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसे समझने के लिए इसके पुराने तीनों पार्ट्स को जरूर देखिएगा। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद में मैं एक और तगड़ी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।